दोस्तों नमस्कार। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब इस देश में चुनाव होना है और उस चुनाव पर निगरानी चुनाव आयोग करता है और चुनाव आयोग ही इस देश के लोकतंत्र का रक्षक सही मामले में है। और लोकतंत्र का तकाजा है कि अगर चुनाव को लेकर कोई शिकायत करे तो फिर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए चुनाव आयोग उस शिकायत का जवाब दे दे, लिख के दे दे, वेबसाइट पे डाल दे और लगातार उसकी घोषणा करते चला जाए। तो क्या बात पूरी हो गई? या फिर लोकतंत्र का तकाजा तो यह है कि आखिर शिकायत हो क्यों रही है और बार बार क्यों हो रही है, उस शिकायत को दूर करना या वो शिकायत दोबारा से ना हो, इस दिशा में कदम बढ़ाया जाए। या फिर चुनाव आयोग इस बात को लेकर आज ही जा जाए कि देखिए बार बार आप शिकायत करते हैं और यह कहते हैं कि दरअसल चुनाव के भीतर कहीं ना कहीं कुछ घालमेल हुआ है, उस मशीन के आश्रय जिस मशीन को लेकर अलग अलग तरीके से शिकायत होती चली आ रही है और बात तो अब बैटरी तक पहुंच गई है। बताइए, यह भी कोई बताने की चीज है? एक लंबा चौड़ा हमारे यहां एक पूरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आपको दे देंगे, बतला देंगे। बात पूरी हो गई क्या? और इसके ठीक समानांतर इस देश में एक एग्जिट पोल भी होता है। एग्जिट पोल, सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो जाएं, एग्जिट पोल कोई साइंटिफिक नहीं है। एग्जिट पोल के पीछे कोई विज्ञान मत देखिए। और एग्जिट पोल को सही ठहराने के लिए क्या इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसको लोग प्यार से गोदी मीडिया भी कहते हैं, वह भी क्या उसके अनुकूल होता है क्योंकि उसने उस एग्जिट पोल को दिखलाया है? तो लोकतंत्र का तकाजा तो यह है कि मशीन में जो वोट डाले गए और वही वोट जब दिखाई दे रहे हैं तो इससे हटकर कोई भी चीज क्यों होनी चाहिए? आज इस बात पर बात हुई है, आज इस बात पर बात की जाएगी क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान था। महाराष्ट्र और झारखंड और इसके बाद कई राज्यों में जो उपचुनाव होने हैं वहां की सीटों का भी ऐलान होना था। तो चुनाव आयोग ने बकायदा मंच सजाया और बताना शुरू किया कि महाराष्ट्र में एक ही फेज में हम वोटिंग करा देंगे। आश्चर्य वाकई हो सकता है, एक ही फेज में, दो फेज भी नहीं। अच्छा लगा सुन के। तो 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी और उसकी काउंटिंग यानी रिजल्ट जो है 23 तारीख को आएगा। झारखंड में 2 फेज में होगी, जो इससे पहले 3, 4, 5 फेज में हुआ करती थी, इस बार 2 ही फेज में होगी। तो चुनाव आयोग एक कदम और आगे बढ़ा चुका है क्योंकि एक वक्त तो उसे एक देश एक चुनाव के तहत जाना है। तो झारखंड में 2 फेज में चुनाव होगी। पहले फेज की वोटिंग 13 नवंबर को होगी, दूसरे फेज की वोटिंग महाराष्ट्र के साथ 20 नवंबर को होगी। और इसी दौर में यानी 13 और 20 के दायरे में तमाम उपचुनाव होंगे, चाहे वो वायनाड का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 पर ही उपचुनाव में वोटिंग होगी, एक का ऐलान नहीं हुआ और वो सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। वो मिल्कीपुर की सीट है। मिल्कीपुर, जी, अयोध्या से सटा हुआ इलाका है मिल्कीपुर। और यहीं के विधायक ने सांसद का चुनाव लड़ा जो समाजवादी पार्टी के थे और उसके बाद जब वो जीत गए तो पूरे बीजेपी में हड़कंप मच गया और कहा गया बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया और फैजाबाद की लोकसभा सीट जिसके दायरे में अयोध्या भी आती है, मिल्कीपुर भी आता है और भी 4 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, वहां पर समाजवादी पार्टी जीत गई। तो फिर हिंदुत्व तो हवा में उड़ गया, या जिस हिंदुत्व के आश्रय राजनीतिक गोटियां सजाई जा रही थी वो पूरा का पूरा मुद्दा ही गायब हो गया। यह संकट बीजेपी के सामने जरूर है और यह संकट झारखंड के चुनाव में भी और यह संकट महाराष्ट्र के चुनाव में भी जरूर रेंगेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर। और लेकिन असल सवाल तो यहां फंसा हुआ था, क्या वाकई इस देश के भीतर में हरियाणा इलेक्शन को लेकर जो तमाम एग्जिट पोल हुए वो सभी गलत साबित कैसे हो गए? और जो शिकायतें की गई गिनती के दौर में गड़बड़ियों को लेकर, ईवीएम की बैटरी को लेकर, ईवीएम मशीन को लेकर, खुद चुनाव आयुक्त ने बताया आज कि हमारे पास 20 शिकायतें आई है और हम एक एक शिकायतों का जवाब जरूर देंगे। और लोकतंत्र का तकाजा है, जवाब तो देना ही पड़ता है और जवाब तो देंगे ही। तो क्यों नहीं आज लोकतंत्र के अक्स तले चुनाव आयोग, जो कि प्रहरी है, यानी पहरा करते हुए लोकतंत्र को बचाने का जिसके हिस्से में काम है, वह एग्जिट पोल से बात शुरू करता है
और बतलाता है कि दरअसल एग्जिट पोल जो है डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं, यानी ऐसे हालात बना देते हैं। और उसके बाद बताइए, टेलीविजन चैनल पे लगातार जो चीजें चलने लगती है वो तो घबराहट पैदा करती है। क्या ऐसा ही रिजल्ट होगा? ये चुनाव आयोग है, जरा समझिएगा। तो आज बात उन्हीं की बात से शुरू की जाए जहां पर उन्होंने एग्जिट पोल, टेलीविजन की भूमिका, इन बातों से अपनी बात को नए अंदाज में पेश किया। एग्जिट पोल्स के आने की वजह से, एग्जिट पोल्स के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहां हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। देर आर बॉडीज विच गवर्न दिस, देर इज NBSA, देर आर अदर बॉडीज विच सेल्फ रेगुलेट, एंड आई एम श्योर the time has come that the associations, bodies which govern will do some self regulation. दुनिया के कमोवेश हर देश में चुनाव होते हैं और जहां चुनाव होते हैं वहां एग्जिट पोल भी होता है। अमेरिका का ही चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग होगी और वोटिंग के साथ साथ एग्जिट पोल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसे बड़ा साइंटिफिक माना जाता है। और बीते दिनों लगातार डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, या कहें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के भाषणों को लेकर, आपस में प्रतिस्पर्धा जो हो रही है मुद्दों को लेकर, उसको लेकर भी एक पोल लगातार अमेरिकन मीडिया के भीतर चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग बहुत कम का रेशियो है जीत हार का, 49 और 51% के बीच डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस चल रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया का क्या मतलब है? क्योंकि आज चुनाव आयोग ने कहा कि दरअसल ये आप खुद आत्मनिरीक्षण कीजिए, जो मीडिया के लोग हैं, यानी मीडिया आत्मनिरीक्षण करे कि वह एग्जिट पोल जो दिखलाता है वो सही क्यों नहीं होते हैं। न्यूज चैनल आत्मनिरीक्षण करें कि वो क्या दिखलाते हैं, स्क्रीन पे ऐसी कौन सी बात रेंगने लगती है, वो आत्मनिरीक्षण करें। लेकिन इस देश के भीतर में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें बरस दर बरस चुनाव में क्यों मुश्किल हालात होते हैं और क्यों ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जहां पर यह बात समझ में किसी को नहीं आती है कि आखिर लोगों के भीतर सिर्फ हार जीत को लेकर संदेह है या फिर दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में बढ़ चुकी है। और उन सब के बीच देश का चुनाव आयुक्त या दुनिया के भीतर जहां जहां ईवीएम मशीन को लेकर वोटिंग होती थी उससे जुड़े सवालों का जवाब विकसित देशों में भी नहीं निकल पाया, तो वो दोबारा बैलेट पेपर पर लौट आए। लेकिन भारत टेक्नोलॉजी के लिहाज से और भारत का चुनाव आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से महा इंटेलिजेंस है। और शायद इसीलिए इस बात को सुनने की जरूरत है जब उनसे सवाल ईवीएम को लेकर पूछा गया। वो एग्जिट पोल और मीडिया को लेकर आत्मनिरीक्षण का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो शेरो शायरी भी चुनाव आयुक्त ने की एक वक्त ईवीएम को लेकर। और आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी यह कहने से नहीं चूके 100% सही है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे के पूरे ईवीएम को लेकर जो मसविदा सामने रख दिया वो सुनना चाहिए, जिससे आप पता चलेगा कि वाकई ईवीएम को लेकर और इस देश में लोकतंत्र की रक्षा को लेकर चुनाव आयोग कितना सक्रिय रहता है और पॉइंट दर पॉइंट वो जानता है। कुछ गड़बड़ी ना हो इसके लिए उसने बहुत शानदार तरीके से एक शील्ड बना रखी है। कैसी शील्ड है ये, जरा परीक्षण कीजिए खुद मुख्य चुनाव आयुक्त के मुख से। ईवीएम के बारे में आपने फिर से पूछा। बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, थोड़ा समय लगेगा तो फिर से बता देता हूं। फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापिस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर
पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। अब यह सवाल तो किसी के भी जहन में होगा, वाकई इस तरीके से पुख्ता बंदोबस्त अगर चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर कर रहा है तो इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित है, लोकतंत्र पर कोई आंच आ नहीं सकती है। यह अलग मसला है कि सेफोलॉजिस्ट हो या जो एग्जिट पोल करने वाले लोग हों, उन्हें वाकई समझ में नहीं आया कि 0.61% के साथ 11 सीटें किसी पॉलिटिकल पार्टी की कैसे बढ़ सकती है। नहीं समझ में आता है किसी को इस तरीके से। साइंटिफिक सोच अगर मीडिया और एग्जिट पोल करने वालों की नहीं होगी तो उन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत साफ तौर पर बतलाया इस बार 20 शिकायतें उन्हें हरियाणा चुनाव के बाद आई है और पहली बार बैटरी को लेकर आ गई शिकायत। बैटरी पता नहीं लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन ईवीएम के भीतर की जो बैटरी होती है वो मोबाइल वाली बैटरी नहीं होती है, वो तो जैसे कैलकुलेटर में बैटरी होती है वैसी होती है। और जो शिकायत हो रही थी उसमें सब बता रहे थे कि दरअसल 99% तक चार्ज कैसे है, और कुछ ने बताया कुछ जगहों पर 50% चार्ज है बैटरी। तो यह खेल क्या है, इसको भी बहुत शानदार तरीके से चुनाव आयुक्त ने आज बता ही दिया। उन्होंने कहा दरअसल यह बैटरी जैसे कैलकुलेटर में होती है वैसी ही बैटरी होती है, और उसके बाद उन्होंने पूरी टेक्निकलिटीज बताते हुए कहा कि दरअसल उस बैटरी पर भी तो साइन होते हैं, और बैटरी में यह पता कैसे चलेगा कि 99% है या 50% है, क्योंकि वह तो जब बुझने लगती है तो आखिर में 5.8% जब बचती है तब उसकी येलो लाइट जलती है, तभी पता चलता है अब इस बैटरी को बदलना चाहिए, अन्यथा पता चल ही नहीं सकता है। फिर यह तमाशा क्या है? और हमारे पास हर इक्विपमेंट है जिससे हम जांच करेंगे, बताएंगे, लिख कर देंगे, शिकायत दूर की जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा यही है। ये एक सिंगल यूज बैटरी है, जब ये पड़ेगी तो 5-6-7 दिन के लिए इस्तेमाल होगी। इसकी जैसे आपके कैलकुलेटर में बैटरी है, आई मीन इट इज नॉट मोबाइल का बैटरी जो एवरीथिंग चार्ज होगी, इट इज लाइक कैलकुलेटर बैटरी 5 साल तक चलती रहेगी। जब शुरू हुई तो मान लिया वो 100% थी, और वो धीरे 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 यूज डिसयूज, कितना एक्सटेंसिव यूज, कितना ग्राफ क्या, सबसे यूज होती रहेगी 10 साल के बाद तक, 5 साल तक। 5 साल में जब बंद होगी तो पता लगा उससे पहले 3-4% थी, आपको पता नहीं लगेगा, सडनली बंद हो जाएगी। बट हमने प्रोविजन बनाया हुआ है कि जब इनिशियल ये शुरू होगी तो इसकी 2 चीज हुई, एक परसेंटेज ऑफ चार्ज, एक आउटपुट। आउटपुट इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इट्स ए वेरी लो रिक्वायर्ड वोल्टेज which the machines require. So anything between 7.4 to 8 वोल्ट इज कंसिडर्ड कि ये बिल्कुल परफेक्ट स्थिति में है और इसको आप डाल सकते हैं। तो इट इज इनिशियली मार्क्ड एज दैट यस इट इज ओके, गो हेड, 99% इट इज चार्ज्ड। दरअसल ईवीएम अपने आप में इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि भारत में चुनाव लोकतंत्र का प्रतीक है, और लोकतंत्र के इस चुनाव के प्रतीक में सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण या सब कुछ ईवीएम मशीन पर ही टिका है। और लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर चुनाव आयोग नहीं है, बल्कि ईवीएम मशीन के रक्षक के तौर पर चुनाव आयोग की मौजूदगी है। और चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति का पूरा अधिकार सरकार के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो दखल सरकार और संसद में उसकी ताकत के सामने कोई मायने रखती नहीं थी। तो बकायदा संसद के जरिए यह पास करा लिया गया कि इसमें चीफ जस्टिस की भूमिका नहीं होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मिनिस्टर और एक विपक्ष के नेता की मौजूदगी होगी, बहुमत के साथ नियुक्ति हो जाएगी। तो बहुमत तो 2-1 का होगा, तो 2 सरकार है, 1 विपक्ष है। यह सवाल, लोकतंत्र का सवाल अगर मशीन में जाकर उलझा है तो हरियाणा इलेक्शन के बाद वाकई यह सवाल बड़ा हो गया था कि इस देश में आप किसी भी राज्य में कोई भी चुनाव लड़ लीजिए, उसका क्या महत्व होगा। परिणाम तो तय है, कहां पर जिताना है, कहां पर हराना है। अगर उसकी जान कहीं किसी दूसरी की उंगलियों में फंसी हुई है तो वो उंगलियों के इशारे पर परिणाम तय कर सकता है। तो क्या लोकतंत्र इस दौर में गायब हो गया? यह सवाल कई मौकों पर कई तरीके से उठा, यहां तक कि इस दौर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में उठाया है। हम उनकी बात को सुनाए उससे पहले एक बात और थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि इस दौर में भारत के भीतर पूरी की पूरी सत्ता जो होती है उसको राजनीति चलाती है। इस देश की कानून व्यवस्था भी राजनीतिक सत्ता के हाथों में बंधी हुई होती है। इस देश में कितना भी बड़ा अपराध हो जाए,
सत्ता के तार कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में चुनाव है और इस चुनाव में अभी तक मुद्दे रेंग रहे थे। शिवसेना का टूटना चल रहा था, एनसीपी क्यों टूटी इस बात को लेकर फैसला होना था। असली शिवसैनिक कौन है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, इस पर भी फैसला होना है। इसी चुनाव के भीतर में इंडिया गठबंधन की साख बचेगी या अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसका फैसला भी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में होना है। हरियाणा में तो कांग्रेस अपने बूते अकेले लड़ी थी, लेकिन महाराष्ट्र में तो इंडिया गठबंधन है, 2 और पॉलिटिकल पार्टी साथ है। झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ है। यानी इंडिया गठबंधन के भीतर के 3, 4, 5 राजनीतिक दल मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। तो इंडिया गठबंधन अगर उसकी हार होती है तो फिर उसका अस्तित्व खत्म है, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद यह तो माना ही जा रहा था कि कांग्रेस अगर अपने बूते लड़ी, जिसका जिक्र बकायदा इंडिया गठबंधन के भीतर से आवाज आई, समाजवादी पार्टी ने आवाज लगाई, आम आदमी पार्टी ने आवाज लगाई, शिवसेना कहने से नहीं चूकी, इशारों इशारों में बाकी राजनीतिक दल भी, यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती हुई चली गई कि अगर सभी मिलकर लड़ते तो सभी मिलकर अब अगर लड़ेंगे और अब अगर चुनावी हार होगी तो इंडिया का अस्तित्व खत्म हो गया। और इस चुनाव के भीतर का सवाल अगर यह है कि हरियाणा की तर्ज पर जो कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री या जो टिकट पाएगा, वो सब अगर देख रहे हैं कि अरे चुनाव परिणाम हमारे हाथ में थोड़े ही है, वो तो पहले से तय है। और महाराष्ट्र को कौन गंवाना चाहेगा, जहां पर कॉर्पोरेट लॉबी है, सबसे ज्यादा पैसा है, इतनी बड़ी ताकत के साथ वहां पर गुजरात के बिजनेसमैन की भी पैठ है, उसको सरकार गंवा देगी, सवाल ही नहीं है। इसीलिए एक एक करके हर तबके को सुविधा देते देते आखिरी कैबिनेट में मुंबई में आने वाले हर दिन 10 लाख वाहनों को टोल टैक्स से फ्री कर दिया गया। इससे पहले मदरसा में जो पढ़ाते थे उनमें 10,000 वेतन उनका बढ़ा दिया गया, 6 से 16,000, 8 से जो पीजीटी थे उनका 8 से 18,000 कर दिया गया। उससे पहले लाडली बहन योजना ले आए, 1,500 रुपया महिलाओं को देने लगे। उसके बाद बर्तन बांटने की परिस्थितियां आ गई, उसके साथ बिजली मुफ्त दे देंगे 25 साल तक, इसके भी ऐलान होने लगे। यानी अलग अलग खांचों में देखते चले जाइए और उसमें के साथ साथ जातीय राजनीति को भी बाखूबी साधा गया। और जाति राजनीति को साधते हुए महाराष्ट्र के भीतर पहली बार यह भी सवाल आया कि जो ओबीसी का तबका है, जिसकी कमाई 8 लाख से ज्यादा है, क्यों नहीं उसे भी आरक्षण की सुविधा दी जाए। तो क्रीमी लेयर 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने का ऐलान कर दिया गया। 7 जातियां जो ओबीसी से जुड़ी थी और उनकी उपजाति, उसको केंद्रीय सूची में डाला जाए, इसका अनुमोदन कर दिया गया। जिन जातियों को किया गया उसका बड़ा असर महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाके में, खासतौर से भंडारा गोंदिया में और नासिक के करीब के इलाकों में, और नासिक और पुणे में पड़ता है। जिन जातियों को सेंट्रल सूची में ले आया जाए, इसका किया जाए। यानी ध्यान दीजिए, पूरी घेराबंदी चुनाव जीतने के लिए अगर इस तरीके से ऐलान हो रही है तो फिर क्यों ईवीएम में गड़बड़ी करने का कहां से जिक्र हो गया। राजनीतिक तौर पर तो यही हथकंडा है। लेकिन अगला सवाल कोई भी पूछेगा, इस वक्त भारत में बीते 10 वर्षों में सबसे ज्यादा महंगाई की परिस्थितियां हैं, तो क्या जनता महंगाई को नहीं देखेगी? पिछले 47 वर्षों में जो सबसे ज्यादा असमानता का दौर था, वो मौजूदा वक्त में आकर खड़ा हो गया है। क्या इसे कोई नहीं देखेगा? बेरोजगारी की परिस्थिति में इस देश का युवा परेशान, हयातों में डिग्री है, नौकरी नहीं है। और कोई सवाल पूछ नहीं सकता है सरकार से कि 28-29 लाख करोड़ रुपया जो आपने मुद्रा योजना के तहत युवाओं में बांट दिया, रोजगार नहीं तो पैसा ले लो, अपना रोजगार पैदा करो और 2-4 को और तुम रोजगार दे डालो, तो उसके बावजूद भी बेरोजगारी इस देश में चरम पर क्यों है? तो क्या वोट नहीं डालेगा? जी नहीं। वोट पड़ेंगे लाडली बहन योजना के तहत, वोट पड़ेंगे मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी के नाम पर, बर्तन बांटने के नाम पर, जातीय समीकरणों को साधने के नाम पर, यानी वो तमाम, और टोल फ्री करने के नाम पर, यानी तमाम चीजें साथ में खड़ी हैं। तो क्या ये शॉक एब्जर्वर का काम करती है कि आपकी नजर ईवीएम की तरफ जाए ही नहीं, और जो शिकायत का बुलबुला है वो लगातार क्यों कायम रहता है, और उसका जवाब दे पाने की स्थिति में चुनाव आयोग क्यों नहीं आता है कि अगर वोटर ही नहीं, जो प्लेयर है इस लोकतंत्र के भीतर चुनाव लड़ने वाला, वो शिकायत करते वक्त क्यों पहुंच जाता है वहां पर शिकायत करने के लिए? फैसला तो इस बात का भी होना है कि 2019 में जो सरकार बनी, उसके 1.5-2 बरस के बाद उसमें 2 पॉलिटिकल पार्टी को बीच से तोड़ कैसे दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया कि दरअसल यह पूरा का पूरा खेल राज्यपाल की असंवैधानिक भूमिका के तहत हुआ, गैर कानूनी भूमिका के तहत हुआ। और बावजूद इसके
तो फैसला तो उसका भी होना है असली शिव सैनिक कौन। पिता के नाम और पिता के दौर के चुनाव चिन्ह को लेकर बीजेपी के साथ खड़े एकनाथ शिंदे की शिवसेना सब कुछ पा लेती है। चुनाव आयोग भी मुहर लगा देता है, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी नहीं करता है। फैसला तो उसका भी इस चुनाव में होना है। इसी तर्ज पर झारखंड के भीतर 2 फेज में इलेक्शन होने हैं, 13 और 20 तारीख को। आदिवासियों के बीच पहुंच और पकड़ बीजेपी ने बनाई जरूर, लेकिन जब हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया और वो जो बाहर निकल कर आए, उसके बाद यह सवाल बड़ा हो गया, क्या वाकई आदिवासी वोट अब बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि संथाल परगना के इलाके की 18 सीटों में सिर्फ 3 सीट बीजेपी जीत पाई है, बाकी 15 सीट जेएमएम और कांग्रेस जीत गई। कोल्हान के क्षेत्र में तो एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, यहां तक कि जमशेदपुर से रघुवर दास जो इस वक्त राज्यपाल बना दिए गए हैं, वो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वह भी बतौर मुख्यमंत्री के बाद चुनाव लड़ रहे थे, वह भी हार गए कोल्हान के क्षेत्र में। वहां पर 14 सीटों में एक भी सीट नहीं जीत पाई, यानी 18 और 14 32 सीट तो यही हो गई जो संथाल परगना और यहां की है, कोल्हान की है। और इसके बाद अगर आप एसटी सीटों के आकलन में भी आएंगे तो वहां भी बीजेपी कहां जीत पाई, 2 से 3 सीट जो रांची के इर्द गिर्द की खूंटी का इलाका है वहीं पर जीत पाई, बाकी तो नहीं जीत पाई। तो लेकिन जब इलेक्शन के प्रोसेस में ये सारे सवाल जो उठाए जाते हैं, जब चुनाव आयोग को इस बात की फिक्र है कि टेलीविजन स्क्रीन पर रेखने वाले आंकड़े, एग्जिट पोल के जरिए साइंटिफिक तैयार किए जाने वाले आंकड़े ये गलत होते हैं और उनको खुद अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, तो क्या चुनाव आयोग जिस ईवीएम मशीन की रक्षा के लिए पूरा तामझाम बता रहा है, क्या उसके ऊपर यह सवाल नहीं उठेगा जब विपक्ष के नेता के जहन में यह बात तो होगी जो लोकसभा इलेक्शन से पहले वो कह रहे थे? राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। अब राजा की जान कहीं भी बसती हो, लेकिन सवाल तो यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव, झारखंड में 2 फेज 13 और 20 नवंबर, महाराष्ट्र में 1 फेज 20 नवंबर। जो 1 दर्जन मुद्दे यहां पर महत्वपूर्ण हैं जिस पर फैसला होना है और इस चुनाव के परिणाम उस पर असर डालने वाले हैं, वह 12 मुद्दे कौन से हो सकते हैं? गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र, यानी एक झटके में जो कंपनियां गुजरात ले जाई गई, तो क्या महाराष्ट्र के अस्तित्व का सवाल यह चुनाव से जुड़ा हुआ है? गुजरात में वेदांता चला गया, फार्मा क्लस्टर चला गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर चला गया, तो इसका भी फैसला होना है इसी चुनाव परिणामों के साथ। इस बात का भी फैसला होना है कि जो मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र के भीतर चुनाव से ऐन पहले या चुनाव को अगले थोड़ा दिन खींचकर आगे बढ़ाते हुए उससे पहले लाडली बहिना के तहत महिलाओं, तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख महिलाओं तक जो हर महीने 1500 रुपए पहुंचे, वो असरकारक कितनी हुई? फैसला तो उस पर भी होना है। फैसला इस बात को लेकर भी होना है कि दरअसल उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, किसकी शिवसेना चलेगी अब? यह अस्तित्व का सवाल दोनों के लिए है। अजीत पवार की भूमिका क्या होगी महाराष्ट्र की राजनीति में? चौथा सवाल यह भी है। 5वां सवाल यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक भविष्य कहां पर बचेगा इसके बाद, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के जरिए जो भी महाराष्ट्र की राजनीति को साधा गया उसमें बीजेपी उलझती चली गई आंकड़ों के लिहाज से। और 7वां सवाल यह भी है कि जिस हिंदुत्व पर सवारी बीजेपी करती रही महाराष्ट्र के भीतर, और बाला साहब ठाकरे से जब पहली मुलाकात प्रमोद महाजन ने की थी और उस परिस्थिति में आरएसएस भी उसमें शामिल हुई थी, तब से लेकर जो अभी तक की परिस्थितियां रही, इस दौर में पहला इलेक्शन ऐसा है जिसमें शिवसेना को तोड़ दिया गया। शिवसेना अलग थलग खड़ी है और उसमें कौन असली कौन नकली, और बीजेपी के हिंदुत्व की साख भी इसी चुनाव में सामने आएगी। बचेगी या नहीं बचेगी? एक सवाल और इस दौर में सबसे बड़ा है, किसानों की भूमिका महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर। पैसे देकर जो सुलझाई जा रही है एमएसपी नहीं तो फिर मंडी के जरिए आपको कीमत मिल जाएगी, इस दिशा में जो चीजें बढ़ रही हैं, फैसला उस पर भी होना है। यानी ये 8 मुद्दे अपने तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को तय करने वाले हैं। और इसके साथ जुड़ा अगर झारखंड का मुद्दा है तो ट्राइबल, हेमंत सोरेन या कहें सोरेन परिवार के साथ खड़ा है या नहीं, जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाया, या वो
छिटक रहा है या छिटक चुका है, क्योंकि चंपई सोरेन निकल गए। बाबूलाल मरांडी अलग पार्टी बना के दोबारा बीजेपी में आ गए। चंपई सोरेन भी बीजेपी में शामिल हो गए। दुर्गा सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई। इन परिस्थिति में ट्राइबल्स भी क्या देखता है राजनीतिक तौर पर, इसका फैसला भी होना है। कोल्हान के क्षेत्र में क्या वाकई प्रभाव चंपई सोरेन का है, जो वहां के टाइगर कहे जाते हैं? उनका कोई प्रभाव है या नहीं है? जो माइनिंग का पूरा इलाका है, जो रॉयल्टी का पूरा चक्कर है, उस पर जो लूट है, वहां पर जिस तरीके से कॉरपोरेट की मौजूदगी है, उसको लेकर भी फैसला होना है कि वहां के मजदूर, वहां के आदिवासी क्या सोचते हैं इस बारे में। और इन सब को मिलाइएगा तो दो बातों का बड़ा फैसला होना है। इन 10 मुद्दों से हटकर एक फैसला इंडिया गठबंधन का होना है। इंडिया गठबंधन की मौजूदगी बचेगी या नहीं बचेगी, यह राजनीतिक तौर पर इस चुनाव में ही तय होना है। और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव इस मामले में महत्वपूर्ण है कि हरियाणा तो आपने जीत लिया, लेकिन महाराष्ट्र में कॉरपोरेट की मौजूदगी, कॉरपोरेट की पूंजी, कॉरपोरेट का कल्चर, सत्ता के साथ उसका नेक्सस जो दिल्ली तक है, और देश के टॉप 20 कॉरपोरेट्स के हेडक्वार्टर्स मुंबई और दुनिया के अलग अलग देशों में है। बीते 10 बरस से वो सत्ता के साथ जुड़े रहे और इसका खुला खेल इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए भी निकल कर आया। यानी इन चुनाव में फैसले बहुत कुछ होने हैं, लेकिन आखिरी सवाल यहीं आकर अटक जाता है कि जनता जो वोट दे रही है, वही वोट ईवीएम से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इस देश का एग्जिट पोल करने वाला व्यक्ति अपनी दुकान को बंद कर दे। इस देश का मीडिया इलेक्शन के पीरियड में सिर्फ इंतजार करे कि 8:30 बजेंगे जब काउंटिंग के दिन, उस दिन से हम आंकड़े दिखाना शुरू करेंगे, उससे पहले कोई आंकड़े नहीं दिखाएंगे। और इतनी मशक्कत जो चुनाव आयोग करता है ईवीएम को लेकर, क्योंकि ईवीएम में ही भारत का लोकतंत्र छुपा हुआ है, तो उस पर अपनी मोहर लगा दी जाए और फिर किसी अगले राज्य के चुनाव का इंतजार किया जाए। फैसला इन सब का होना है। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। इंतजार आप भी कीजिए, इंतजार हम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।